1973 में आया। अच्छा, और उस समय सीधे इंटरव्यू होते थे दाखिले के लिए या टेस्ट भी होते थे? नहीं, सीधा इंटरव्यू होता था। ओके। और अगर लिखित परीक्षा होती तो मेरा प्रवेश हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था और मैंने जो फॉर्म भरा था वो भरा था प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए। और मेरी इतिहास की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। मैं वो कहानी थोड़ा दूसरी लंबी है। मैं बचपन में बीमार था तो मेरा सीधा एडमिशन ही 8वीं क्लास में हुआ था। ओके। 4थी क्लास में पढ़ा था। एक नगर पालिका का स्कूल था प्राइमरी, और फिर सीधे 8वीं में मेरा दाखिला हुआ था। तो मैंने 6ठी 7वीं क्लास का इतिहास भी नहीं पढ़ा था और 8वीं में सिर्फ इतिहास पढ़ा। उसके बाद मैं विज्ञान का विद्यार्थी था तो फिर उसके बाद इतिहास पढ़ा नहीं। लेकिन मैं, चूंकि हमारे जो छोटा सा कस्बा था उसे कि वहाँ एक बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय था, सरस्वती पुस्तकालय, तो मैं वहां जाकर के पढ़ता था बहुत सारी चीजें, पत्रिकाएं भी और बहुत सी पुस्तकें भी। और मेरी उम्र भी उस वक्त क्या 18 साल ऐसी थी। तो मेरे दिमाग में जो है भारत के गौरवशाली अतीत का एक बड़ा भव्य चित्र था और मैं चाहता था कि उसका अध्ययन करूं। तो मैंने बिना सोचे समझे प्राचीन भारतीय इतिहास को ऑप्ट कर लिया। और उस वक्त लिखित परीक्षा थी नहीं, तो मुझे इंटरव्यू के लिए एक टेलीग्राम आया जिसमें ये लिखा था कि आपको इस वक्त इस दिन आना है। आपके आने जाने का 2य श्रेणी का रेलवे का किराया ये आपको दिया जाएगा। तो मैं पहुंच गया दिल्ली में। मेरे मित्र रहते थे तो उनके पास ये बात कही थी। हमारे साथ के हमसे थोड़ा सीनियर थे, उनके घर रहा। और फिर एक दूसरे मेरे मित्र हैं, वो मुझे लेकर के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए निकले। उस समय किसी को, ऑटो रिक्शा वालों को भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता था, कहाँ है क्या है। तो बड़ी मुश्किल से हम कूदते फांदते, बहुत लंबा पैदल भी चलना पड़ा, क्योंकि बस ने ये हमें कहीं महरौली छोड़ दिया और फिर वहां से ऑटो लिया, उसने भी कहीं छोड़ दिया, ऐसे। तो मैं काफी समझिए करीब 1-1.25 घंटे लेट पहुंचा। तो वहां मुझे कहा एक कमरे में आप बैठ जाइए। उसमें 10-12 और लड़के लड़कियां बैठे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे और अंग्रेजी में कर रहे थे और इतिहास के बारे में ही कुछ अपना आपस में डिस्कशन हो रहा था उनका। तो वो देख करके मैं तो घबरा गया कि यहाँ। और फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई ये यहाँ कितनी सीटें हैं? तो पता चला कि पूरे इतिहास के एमए में 20 सीटें हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक सबको मिला के। तो मैंने पूछा कि कितने दिनों से इंटरव्यू चल रहा है? तो पता चला 5 दिन से इंटरव्यू चल रहा है और आखिरी दिन है। और रोज दिन में जो है वो 18-20 उम्मीदवारों का इंटरव्यू हो जाता है। तो मैं तो समझ गया कि यहाँ मेरा तो कोई प्रवेश का चांस है ही नहीं। तो मैं दफ्तर में गया, ये इतिहास अध्ययन केंद्र के, तो जेएनयू में केंद्र कहा जाता है विभागों को। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा आप किराया दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपने तो अभी इंटरव्यू दिया नहीं है, तो जहां तक हमारा सवाल है आप तो एब्सेंट हैं, तो हम आपको किराया कैसे दे दें? बाद में हमसे पूछा जाएगा कि जो स्टूडेंट एब्सेंट है, जो कैंडिडेट, उसे आपने किराया कैसे दे दिया? सही है। तो मेरे दो मित्र ने कहा कि अरे यार, जहाँ आए हैं इतनी दूर, इतनी मुश्किल से, तो इंटरव्यू नहीं, मतलब प्रवेश नहीं होगा तो नहीं होगा, तो किराया तो मिल जाएगा, तुम इंटरव्यू दे दो, क्या दिक्कत है? तो मैं बिल्कुल निश्चिंत था कि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जब मैं कमरे में घुसा, मेरा नाम जब बुलाया गया, तो मैंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी मेज पड़ी है, उसके पीछे एक महिला बैठी है और चारों तरफ अर्धचंद्राकार उसमें करीब
10-12 लोग और टीचर्स बैठे हैं। अब मुझे चूंकि इतिहास का कोई मेरा अध्ययन नहीं था, कुछ पता नहीं था मुझे, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आजकल कौन से इतिहासकार जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो मुझे उनमें से किसी के बारे में किसी का नाम नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। तो अगर मुझे पता होता तो मैं घबराता भी कि वो जो सामने महिला बैठी है वो प्रोफेसर उर्मिला थापर हैं, और वहाँ कमरे में प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, सब्यसाची भट्टाचार्य और बी.डी. चट्टोपाध्याय, सुवीरा जायसवाल, बहुत सब मशहूर लोग थे। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मुझे किराया लेना था सिर्फ, तो मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेलौस बेखौफ तरीके से वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा कि बैठिए, तो मैं बैठ गया। तो मुझसे उन्होंने पूछा, प्रोफेसर थापर ने, कि भाई हमने तो साइंस पढ़ी नहीं है और आपने इतिहास नहीं पढ़ा, तो अब आपसे हम क्या पूछें। तो मैंने कहा कि देखिए, ये तो मेरे फॉर्म में लिखा ही हुआ, मैंने विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, फिर भी आपने मुझे मतलब टेलीग्राम भेजा, बुलाया, तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। आप जो पूछना चाहे पूछिए, लेकिन मेरी दो जो है मेरे निवेदन है। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, सब लोगों ने, फिर वो मुस्कुराए और हंसे। तो मैंने कहा देखिए, एक तो ये कि मैं तो इतिहास पढ़ा ही नहीं है मैंने, तो अब आप पूछने लगे पानीपत की फलानी लड़ाई कब हुई थी, तो मुझे क्या याद। तो और दूसरे ये कि मैं तो एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, वहां पढ़ता हूँ, वहां से आया हूँ, वहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, तो मुझे भी अंग्रेजी बोलने की आदत नहीं है। समझ लेता हूँ कुछ कुछ, लेकिन बोलने की मुझे कोई और लिखने की कोई आदत नहीं है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, वहां तो अंग्रेजी का कुछ खास काम होता नहीं है। तो सब लोग जो है वो तो सन्नाटे में आ गए कि ये कौन आ गया। तो खैर फिर सब लोग बहुत जोर से उन्होंने ठहाका लगाया। तो ये उनका एक उनकी टेक्निक थी, जो उम्मीदवार को हतोत्साहित करने की, कि थोड़ा वो घबरा जाए। अब उन्हें क्या पता कि ये उम्मीदवार तो किराया लेने आया है, प्रवेश लेने नहीं आया। तो मैं तो बिल्कुल अविचलित भाव से बैठा रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर अच्छा ठीक है, आप विज्ञान के विद्यार्थी, लेकिन अचानक आपको इतिहास पढ़ने की क्या सूझी? आप और भी विषयों को पढ़ते हैं कुछ? तो ये तो मेरा मैदान था, इसमें तो मैंने जो है छक्के मारे, क्योंकि मैं ज्यादातर और विषयों की किताबें पढ़ता था लाइब्रेरी से लेके। तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि हाँ, मेरा जो है वो मैं और विषयों की किताबें पढ़ता हूँ, और अभी मैंने आसिफ अली रोड से एक किताब खरीदी है, इश्यूज इन वेस्टर्न फिलॉसफी, वो पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर भी जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है वो भी काफी है, तो वो पढ़ रहा हूँ। और मैं फिर मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी, तो किशोर वय में जो एक गर्व होता है, तो उस गर्व भाव से मैंने जो है वो बड़ा उससे कहा उनसे, और ऐसा है कि मैं हिंदी का कवि हूँ। तो वो सब लोग सन्नाटे में आ गए, वो हिंदी साहित्य से किसी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो प्रोफेसर सुवीरा जायसवाल तो थी, वो पटना की थी, और मतलब वो जानती थी कुछ साहित्य के बारे में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके प्रिय कवि कौन है? तो मैंने कहा पुरानों में तो निराला जी हैं, और आजकल मुक्तिबोध की बहुत चर्चा है, तो मैंने उनकी भी किताब लेकर के पढ़नी शुरू की है, तो पढ़ रहा हूँ, तो वो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कुछ पूछा कि मुक्तिबोध की कविता का सामाजिक आधार बताइए। तो मैंने कहा देखिए, मुझे इतना कुछ समझ नहीं है, मैं तो सिर्फ कविता का प्रेमी हूँ और कवि हूँ, लेकिन कोई उसका विश्लेषण वगैरह तो मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है, और ना मैं करने की सामर्थ्य है मेरे अंदर। खैर फिर उन्होंने और बहुत से सवाल पूछे जनरल, ये देखने के लिए कि इसको कुछ इतिहास की समझ है या नहीं है, भले इतिहास का ज्ञान ना हो। तो बाद में क्या हुआ, ये मेरा इंटरव्यू करीब 35-40 मिनट चला, जो कि काफी बड़ा लंबा था। आमतौर पे 20 मिनट के इंटरव्यू हो रहे थे सबके। और मैं बाहर निकला और मैंने खुशी खुशी जो है किराया लिया, और मैं चला आया।
जब मुझे पता चला कि मुझे एडमिशन मिल गया और मेरा जो है वो चौथा नंबर है लिस्ट में, तो मुझे तो कुछ विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इंटरव्यू मैं कुछ भी मैंने बोला नहीं और इतिहास मुझे कुछ आता नहीं है और मेरा चौथा नाम है लिस्ट में। तो बाद में मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी एक बात क्लिक कर गई, जो मैंने ऐसे ही कॉमन सेंस से कह दी थी कि इतिहास जो है वो घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है और न कालक्रमानुसार घटनाओं का विवरण है। इतिहास तो एक प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है और उस प्रक्रिया को समझना और उद्घाटित करना ये इतिहासकार का कर्तव्य है और दायित्व है। तो ये जो है वो बात वहां क्लिक कर गई। मैंने तो ऐसे ही कही थी कॉमन सेंस से मुझे कुछ, और तो मुझे लोग जो मेरे सीनियर लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी ये बात जो है वो वहां सबको क्लिक कर गई। और उन्होंने कहा कि लड़का ठीक है, ये भले ही इसने इतिहास नहीं पढ़ा लेकिन इतिहास पढ़ने की योग्यता रखता है। तो मेरा एडमिशन हो गया। और उस वक्त जेएनयू था भी बहुत मतलब जेएनयू की जो प्रवेश नीति थी वो इतनी लोकतांत्रिक और इतनी पिछड़ जो भी वंचित तबके थे, और सिर्फ ये जाति वाले वंचित नहीं, समाज में हजार तरह के वंचित लोग, जैसे मैं वंचित था, मैं छोटे कस्बे में मैं पैदा हुआ, मैं म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा, जिंदगी भर हिंदी मीडियम में पढ़ा, आखिर में जो है जाके बीएससी में थोड़ा बहुत अंग्रेजी, साइंस में अंग्रेजी कुछ खास होती नहीं है, वो उससे पढ़ा। तो मुझे जो है वो, अच्छा उस जमाने में हमारे यहाँ कोई ऐसा भी नहीं था कि कॉन्वेंट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हो अंग्रेजी माध्यम के जिसमें जो है मेरे जो पिताजी भेज सकते हो मुझे, वहां थे ही नहीं स्कूल इस तरह के। तो जो भी उपलब्ध थी शिक्षा की सुविधाएं वो उसमें पढ़ा। तो अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है कि मैं एक ऐसे छोटे कस्बे में पैदा हुआ, तो मैं भी वंचितों में था कि मैं उस उच्च अंग्रेजी शिक्षा से और उससे वंचित रहा। तो वो प्रवेश नीति ऐसी थी कि जो वंचितों के पक्ष में थी। और इसी कारण बहुत से वहां क्या था कि जो पिछड़े हुए जिले हैं, जो सरकार ने पिछड़ा जिन्हें घोषित किया हुआ है, वहां से जो आते थे छात्र उम्मीदवार, तो उन्हें एडमिशन में कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। 5 पॉइंट मिलते थे। 5 पॉइंट मिलते थे। तो जिससे कि उनका जो पिछड़े इलाके से आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक बल मिले। तो इस तरह की वहां की लोकतांत्रिक प्रवेश नीति थी और वहां का उस वक्त का माहौल भी एकदम लोकतांत्रिक था, जिसके बारे में मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा अभी आगे। हाँ, तो एक और चीज है जो कि मैं जानना चाहता हूँ, संक्षेप में ही बताया आप, वो ये कि जब आप उस माहौल में दाखिल हुए फर्स्ट डे, जो शुरू का जो कुछ दिन थे, उसमें क्या अनुभव था आपका? देखिए, ऐसा था कि उस वक्त जेएनयू में अंग्रेजी का बोलबाला था। अधिकांश लोग अंग्रेजी बोलते थे, हिंदी बोलने और समझने वाले लोग अपेक्षाकृत बहुत कम थे। तो मैं क्योंकि खुद अंग्रेजी का मारा हुआ था, तो मेरी जो है वो स्वाभाविक रूप से मित्रता शुरू में ऐसे ही लोगों से हुई जो हिंदी के लोग थे, भले ही वो किसी भी विषय के वहां पे विद्यार्थी हो, शोध कर रहे हो या एमए कर रहे हो। तो जैसे पंकज सिंह हिंदी के कवि थे, दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया कुछ साल पहले, और त्रिनेत्र जोशी और देवी प्रसाद त्रिपाठी से सबसे पहले परिचय हुआ था मेरा, और आनंद कुमार जो बाद में प्रोफेसर हुए सोशियोलॉजी के और समाजवादी थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आए थे, बीएचयू से, वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। तो उनसे बड़ी जेएनयू में भी वो अध्यक्ष रहे बाद में। अध्यक्ष, हाँ, बाद में एक बार वो हारे प्रकाश करात से, अगली बार वो जीते प्रकाश करात से ही। तो वो तो बात है 1973 के इलेक्शन में वो हारे,
और 1974 के इलेक्शन में वो जीते। तो ये तो खैर बात की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों से, और रमेश दीक्षित थे, उनसे परिचय हुआ और वो हमसे काफी सीनियर थे ये सब लोग। लेकिन फिर भी एक वहाँ जेएनयू में सबसे बड़ी बात ये थी उस समय, आज का मुझे मालूम नहीं, कि जूनियर सीनियर का कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए जेएनयू में रैगिंग नाम की चीज कभी सुनी नहीं गई। बात का मुझे मालूम नहीं है, उस समय कोई रैगिंग थी ना कुछ था। मित्र भाव से सब लोग मिलते थे। वैचारिक मतभेद भी जिनसे थे उनसे भी मित्रता बड़ी अच्छी थी, बातचीत हमेशा मधुर भाव से। अब आनंद कुमार तो समाजवादी थे, लोहियावादी। मेरा रुझान थोड़ा मार्क्सवाद की ओर हुआ। तो लेकिन किसी से कोई मनमुटाव कभी नहीं होता था। बहसें हर वक्त होती थी। उस वक्त की जो जेएनयू थी उसकी तुलना हम लोग ग्रीक सिटी स्टेट से कर सकते हैं, जहाँ की सब चीजों का निपटारा सड़क पे बहसों के दौरान होता था। तो जेएनयू में उस वक्त मजाक चलता था कि यहाँ तो किसी भी चीज के लिए जो है वो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जा सकती है, क्योंकि हर निर्णय वहाँ जनरल बॉडी मीटिंग में होते थे। विभाग के लेवल पे वहाँ स्टूडेंट फैकल्टी कमेटी थी, एसएफसी। तो सारे निर्णय जो है वो छात्र और शिक्षक मिल करके करते थे। इसी तरह से छात्र संघ वहाँ का ऐसा था जो कि सिर्फ छात्रों द्वारा ही संचालित था। उसमें विश्वविद्यालय के प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। छात्र ही अपने जो है वो, जब चुनाव होता था छात्र अपना चुनाव आयोग चुनते थे, वो चुनाव कराता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी जानकारी में जब चुनाव आयोग के निर्णयों को किसी ने चुनौती दी हो। ये जरूर होता था कि कभी बहुत कम अंतर से अगर किसी की जीत घोषित हो गई है तो ये मांग होती थी भाई दोबारा से मतगणना हो, और वो हो जाती थी। और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया था, तो वहाँ का उस समय 1973-4 में ये हालत थी कि और विश्वविद्यालयों में जो सारी छात्र संघ जो है वो छात्र संघ को विश्वविद्यालय का प्रशासन रिकॉग्नाइज करता था, नॉमिनेट करते थे वो लोग, और कुलपति का बड़ा उस पर दबदबा होता था बहुत। तो यहाँ जेएनयू में कुछ नहीं था इस तरह का। और इसकी वजह से ये भी था कि जो शिक्षकों के साथ छात्रों का संबंध था वो भी एक लोकतांत्रिक किस्म का संबंध था, चरण छू संबंध नहीं था। हमारे देश में तो गुरु शिष्य परंपरा की बड़ी वाहवाही होती है, लेकिन हमारे कम से कम इतिहास विभाग में जब तक मैं रहा तो उसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच में भी लगभग बराबरी के संबंध थे। और अगर छात्र शिक्षक से किसी बिंदु पर बहस करता था और असहमति व्यक्त करता था और क्वेश्चन करता था, सवाल उठाता था शिक्षक के जो पढ़ाया उस पे, तो उसका स्वागत किया जाता था। उससे शिक्षक नाराज नहीं होते थे। तो ये बहुत भारी अंतर था और जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा ठीक है कुलदीप जी, आज इतना ही हम लोग रखेंगे जी, और अगले एपिसोड में फिर दूसरे पहलुओं पर जेएनयू की बात करेंगे। जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।